अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सियासतदान माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। पाकिस्तान इस वक्त मखसूस सियासी बहरान, मखसूस आइनी कानूनी मामलात, मसाइल और मुआशी बहरान का शिकार है, और एक ऐसा वक्त जिसमें पाकिस्तान को एक आउट ऑफ द बॉक्स सोलूशन की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान के इदारे हों, पाकिस्तान के सियासतदान हों, इस वक्त वो सोलूशन ढूंढने में नाकाम नज़र आते हैं, या फिर वो विल मौजूद नहीं है कि इन मसाइल का हल निकाला जाए। आज का सियासी मंजरनामा बहुत दिलचस्प है। इस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से सूरत हाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। सियासी मैदान सज रहा है, और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जेल में हैं। साइफर केस का आज ट्रायल था। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ एहसन साहब, आपके पास तफसील तो पहुंची होगी। आज खान साहब ने साइफर केस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और ने डोनाल्ड लू के कहने पर यह सब कुछ किया, उन्हें अदालत बुलाऊंगा, और साथ ही वो अमरीकी एम्बेसी के ऑफिशियल्स को बतौर गवाह बुलाने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा करना मुमकिन है? जनरल बाजवा का तो बुलाना मुमकिन है, लेकिन अमरीकनों को बुलाना या उनका यहाँ आ जाना ये मुमकिन है कि नहीं? पाकिस्तान की अदालत में वो आने को, वो वैसे भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी उनको, तो उनको तलब करना मुश्किल होगा। उनको अमेरिका की अदालत में जो कई 1-2 दफ़ा इन्होंने बात की है, मेरा ख़्याल है इमरान खान की हमशीरा ने, वो कोई उसमें कुछ बन सकता हो तो बन सकता हो। पाकिस्तान की अदालत में तो वो इम्यूनिटी और इस्तिस्ना प्लीड कर देंगे। वो तो करेंगे, लेकिन अब जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो कानून का तरीक़ाकार है, जो अदालती तरीक़ाकार है, उसमें ये जो सारा मामला है, इसमें एक एंड के ऊपर जाहिर है कि इमरान खान साहब मौजूद हैं। एक एंड पर इमरान खान जिन लोगों की बात कर रहे हैं, फिर हमारे सफ़ीर हैं वाशिंगटन में जिनकी वो मुलाकात हुई डोनाल्ड लू के साथ। लेकिन एक एग्जैक्ट वर्शन, क्योंकि वो तो हमारे सफ़ीर का लिखा हुआ है, जो उन्होंने गुफ्तगू सुनी, उसकी बुनियाद पर उन्होंने साइफर के ज़रिए वो मैसेज भेजा पाकिस्तान। तो एग्जैक्टली एक ऐसा शख्स जिसने ये बात की थी, उसकी अदम मौजूदगी में इस केस को आप क्या समझते हैं कि चलाया जा सकता है फेयर मैनर में? नहीं, वो प्रोसिक्यूशन तो इस लिहाज से कमज़ोर पड़ेगी, बहुत कमज़ोर पड़ेगी। साइफर तो मैं समझता हूँ क्रिमिनल केस के तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़ तो सिफर है, साइफर नहीं है, सिफर है। हाँ, डोनाल्ड लू को अगर आप अमेरिकन फोरम ले लें तो अमेरिकन फोरम में उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि ये एक चीज़ पाकिस्तान की तरफ से तो वाज़ेह है ना, पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ तो इसका तो एतराफ़ किया हुआ है, हम मानते हैं या इसको मानते हैं कि जो साइफर में लिखा है, मंदरजात जो हैं उसके वो दुरुस्त हैं, और मंदरजात की बुनियाद पर हमने अमेरिका से ये एहतजाज किया, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 मरतबा फ़ैसलों के मुताबिक हमने एहतजाज किया अमेरिका से कि आपके किसी बड़े अफसर को, ये डोनाल्ड लू को क्या मजाल हुई कि उसने हमें ये धमकी दी कि आज ही प्राइम मिनिस्टर को हटाओ, वरना हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। अब ये कहना कि इसमें बाजवा का हाथ लगता है, जनरल बाजवा का, वो तो मैं पहले ख़ुद कह चुका हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जब ये जो था साइफर, ये असल में था ही बाजवा के लिए मेंट, और मैसेज भी बाजवा के लिए मेंट था, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर को भी दे दिया गया। जब वो फॉरेन ऑफिस पहुंचा तो सही तौर पे दिया गया। अब बाजवा अगर ना इसमें वो दिलचस्पी ले रहे होते कि एकदम इसी रात को ये फ़ैसला हो, क्योंकि उन्होंने एश्योरेंस ना दी होती, तो उनकी एश्योरेंस के बग़ैर या उनकी तलब करने के बग़ैर या दरख्वास्त करने के बग़ैर, मेरा नहीं ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच आधी रात को उठ के जाके चीफ जस्टिस लगा सकते थे या लगाने के लिए तैयार होते। वो उनको गालिबन बाजवा जैसे
शख्स नहीं कहा होगा। और वहाँ जब प्रिजनर वैन पहुँची, वो भी चीफ जस्टिस नहीं लेके गए होंगे, वो भी जनरल बाजवा के कहने पे ही प्रिजनर वैन वहाँ पहुँची होगी कि MNAs को या MNAs को ही अगर गिरफ्तार करना है कुछ को, तो प्रिजनर वैन उनके लिए ही गई होगी ना। तो वो ये लगता है ज़रूर है कि जनरल बाजवा का इसमें हाथ, और वो ही पीछे थे, और कोई ना सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकता था ऐसा शख्स, ना प्रिजनर वैन ले जाके और MNAs को इस इरादे से कि MNAs को गिरफ्तार करना पड़ा तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो चौधरी साहब ये जो तो सारी ये तो बहुत बड़ी, ये जो सारी गुफ्तगू है, ये हमारा इन्फॉर्म्ड गैस हो सकता है कि ये हुआ होगा, लेकिन जो अदालत है, जो कानून है, उसका एक तरीक़ाकार है। तो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इस तमाम मामले को प्रूव करना, उसमें तो फिर आप भी ये कह रहे हैं कि इन अशखास को बुलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस केस को आप समझते हैं कहीं आगे चलेगा, या फिर ये बस यहीं पर महदूद रहेगा, जैसे पहले कार्रवाई चल रही थी अब भी कार्रवाई वैसे ही चलेगी और उसके आखिर में सज़ा सुना दी जाएगी, या फिर उनको जो है वो इस जुर्म से या इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया जाएगा? देखिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ तो ये सिफर है, साइफर नहीं है, सिफर है। लेकिन बाजवा के ख़िलाफ़ ये अच्छा बड़ा केस बन सकता है। और ये कोई मैं सिर्फ माने क़यास से बात नहीं कर रहा हूँ, क़यास बड़ा ठोस क़यास किया जा सकता है इस बुनियाद पे कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, क्या मेरा ख्याल है सारे बड़े सगीर में कोई हाई कोर्ट भी इस तरह आधी रात को जाए वकूआ पे नहीं पहुंची होगी बेंच लेके चीफ जस्टिस, जिस तरह उमर अंताब बंदयाल साहब ने किया कि आधी रात को वो 11 बजे पहुंच गए, लगा लिया बेंच के। क्या है कि साथ पार्लियामेंट हाउस में आइन की खिलाफ वर्जी होने लगी है। तो खिलाफ वर्जियाँ कितनी आपने टोकी हैं, कितनी आपने रोकी हैं, इस तरह जाके पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ होगा। तो ये किसी अहम तरीन शख्स ने कहा होगा जो उनसे ज़्यादा अपनी आप को मुख्तदर समझता हो। और दूसरा, प्रिजनर वैन लेके जाना तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं था, या वो पहले से ही प्रिजनर तो नहीं सोच सकते थे कि बड़े अहम प्रिजनर लेके जाने हैं। वो भी बाजवा के, जनरल बाजवा की ईमा पे हो सकता है। सही। तो उनके खिलाफ तो केस बनता है, इमरान खान के खिलाफ तो साइबर का केस ही नहीं बनता। सही। वो तो उनके हल्फ के मुताबिक। एतजाज हसन साहब, हफ्ते के रोज जो समाअत हुई थी उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये सवाल उठाया था कि ये कार्रवाई किसके तहत हो रही है। तो उनको बताया गया कि 1923 का जो कानून है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसके तहत हो रही है, ना कि जो अमेंडेड शुदा सूरत में कानून पास हुआ। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ये चाहते थे कि सदर आरिफ अलवी को इस सारे मामले के ऊपर बुलाया जाए, क्योंकि आरिफ अलवी साहब का एक मौक़िफ़ ये था कि मैंने दस्तखत नहीं किए उस बिल पर। अब जब हम कंसिडर करते हैं इस बात को कि जो JIT की फॉर्मेशन है, जो जिसने टीम ने इन्वेस्टिगेट किया है, वो BPS 17 से ऊपर और उसकी कंपोजिशन दीगर एजेंसियों के लोग मौजूद हैं उसमें, वो वही है जो 2023 के कानून में अमेंडमेंट लाई गई है। तो एग्जैक्टली आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये केस 1923 के कानून के मुताबिक चल रहा है या 2023 की तरमीम शुदा सूरत में चल रहा है? देखें, केस का इससे पहले तो बात है, पहले देखें केस क्या है। केस यही है कि आपने एक साइफर जो है उसको डीक्लासिफाई कर दिया है। अब प्राइम मिनिस्टर का अपना इख्तियार है, अपनी स्वाबदीद है, वो जिस दस्तावेज़ को चाहे वो डीसाइफर कर सकता है, डी क्लासीफाई कर सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर अपना आइन के तहत हल्फ लेता है, ये आइनी इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर को, इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठ सकती। हल्फ की अब अलहदा प्रोविजन है शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 248 जो है वो अलहदा कवर करता है। पहले तो इसमें हम क्लियर हो जाए कि साइफर में कोई न्यूक्लियर राज नहीं था, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी की कोई नहीं था। वो साइफर जो कि जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जो बात हो रही है अमेरिका में, उसका बता रहा है। और प्राइम मिनिस्टर को बताना और पता लगना और प्राइम मिनिस्टर को दुनिया सारी कौम के साथ शेयर करना प्राइम मिनिस्टर का फर्ज है अंडर द सेकंड क्लॉज ऑफ हिज ओथ ऑन सीक्रेसी। सही। अच्छा, तो ये तो जी, एतजाज हसन साहब ये बताइएगा कि सदर आरिफ अलवी जो हैं
उनका जो मौक़िफ़ था कि उन्होंने आर्मी अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर भी दस्तखत नहीं किए, अपने स्टाफ को डिफरेंटली डायरेक्ट किया था, उन्होंने कुछ और कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबात केस का जो फैसला दिया उसमें चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा साहब ने ये लिखा है कि सदर के पास वाहिद रास्ता सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस लेने का आर्टिकल 186 है आइन का, जिसके तहत वो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो आपको लगता है कि सदर आरिफ अलवी ये वाला मामला जिस पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, ये लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते हैं? भेज सकते थे या भेज सकते हैं, उसमें कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन बात जो बुनियादी बात है कि उन्होंने जो ऑर्डिनेंस बनाना था, ये नया एक्ट बनना था, उस पे 2 दफ़ा 2 मरतबा ये जाता है उसके पास, सदर के पास जी। पहली मरतबा जाता है तो उसमें कोई कैद नहीं है 10 दिनों की, वो सदर वापस भेजे या ना भेजे, वो जब तक उस सदर के तरफ से प्रोसेस ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी मरतबा जब जाता है, अगर हाउस दोबारा सदर की एडवाइस को रिजेक्ट करके, सदर के सवालात को रिजेक्ट करके और दोबारा कहे जी नहीं हम ये पास करते हैं, फिर सदर 10 दिन से ज़्यादा उस पर अगर लगाता भी है, ताख़ीर भी करता है, तो वो सदर को वो कानून बन जाता है। अगर सदर ने किया ही नहीं, पहला ही मरला ही नहीं हुआ, तो वो कानून नहीं बना। सही। एतजाज़ हसन साहब, ये बताइएगा कि अब एक बड़ा सवाल और पैदा हो गया है। 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के निशान वाला फैसला महफूज किया था, 23 नवंबर को सुनाया, कहा 20 दिन में पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएं, फिर फैसला होगा। अब बैरिस्टर गौहर खान के चेयरमैन बन जाने के बाद जो सवालात मुख्तलिफ सियासी जमातें उठा रही हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन वैसे नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे, क्या इस बुनियाद के ऊपर पीटीआई से अब बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है? देखें जी, ये तो बड़ी जानिबदार है जो मेरे ख्याल में, मैं इसमें कोई पार्टी के अंदरूनी हालात और वाक़यात और उनकी कार्रवाई को नहीं जानता हूँ, क्या हुई उन्होंने पीटीआई वालों को पता है। पर मैं ये जानता हूँ कि जो राजा सुल्तान है ये इंतहाई जानिबदार के तौर पे काम कर रहा है। पहली तो बात यह है कि नून लीग को उन्होंने 60 दिन दिए इसी प्रोसेस करने के लिए, और 20 दिन दिए हैं पीटीआई को, क्योंकि फ़ैसला खुद महफूज रखा जब तक सिर्फ 20 दिन ही नहीं रह गए। अब 20 दिन में वो भी हंगामी तौर पे ही उन्होंने जो करना था वो करना था, और उसकी कार्रवाई उनकी ज़रूर मुनासिब होगी, मैं समझता हूँ। क्योंकि ये तो कोई बात नहीं है कि अनअपोज्ड हो गए हैं, नून लीग के सारे ही अनअपोज हुए हुए हैं। अजब बात है जो मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं ये कैसे अनअपोज हुए। भाई नवाज़ शरीफ कैसे, क्या उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट कभी खड़ा हुआ? शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़ा हुआ, मरियम के खिलाफ खड़ा हुआ, वो हमज़ा के खिलाफ खड़ा हुआ, मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ खड़ा हुआ, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ, वो सब अनअपोज्ड हुए। सही। तो अगर कैंडिडेट ही सामने से कोई ना हो। जी, एतजाज़ हसन साहब, अब जाहिर है कि अब एक न्यू रियलिटी ये है कि इमरान खान साहब साबिक चेयरमैन हो गए हैं या बानी चेयरमैन हो गए हैं, और बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं वो नए चेयरमैन बन गए हैं। पीटीआई का एक डिलेमा ये रहा है, हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में खासतौर पर 9 मई के बाद देखा कि बहुत सारे लीडर्स जिन पर बड़ा मान था इमरान खान को, वो छोड़कर चले गए। अब बैरिस्टर गौहर खान कैसी चॉइस हैं, और मौजूदा हालात में डू यू थिंक ही कैन और ही हैज़ दैट एबिलिटी टू स्टीयर द पार्टी आउट ऑफ द क्राइसिस? गौहर खान चूँकि मेरे साथ उन्होंने काम किया है, बहुत ईमानदार, बहुत स्ट्रेट वकील और बैरिस्टर रहे हैं, और 20 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, और बहुत मेहनती, बहुत ही मेहनती शख्स है। ज़रा सियासत में उसने इतना हिस्सा नहीं लिया कभी भी, मेरे साथ भी रहते हुए, मतलब है मेरे दफ्तर ऑफिस में और मेरे एसोसिएट रहते हुए, सियासत से बिल्कुल वो कता ताल्लुकी रही है उनकी। ये ज़्यादा एक्टिव हुए हैं कोई लास्ट 4-5 इयर्स में, पर वो भी सिर्फ पीटीआई की सियासत और बाकी उसमें नहीं, तो वो उसको शायद कुछ उलझने इसमें पड़े सियासत में। पर
ही इज अ स्ट्रेट मैन, ही इज ए डिवोटेड एंड डेडिकेटेड पर्सन। सही। एतजाज हसन मेरा साहब, ख्याल है कि एतजाज हसन साहब ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी है, इसमें मुस्लिम लीग नून कहती है मियां साहब बहुत पॉपुलर हैं, 21 अक्टूबर को जलसा नहीं था, रेफरेंडम था, फिर आखिर क्या वजह है कि पीटीआई एक तरफ जो है उसके तकरीबन फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है वो या कैद में है, या वो छोड़ गई है, या इंटरव्यू दे दिया है, या कहीं से बरामद हो गई है, और उस सूरत हाल में भी जब वो अपनी सेकंड, थर्ड, फोर्थ या सिक्स्थ टियर की लोगों को जो है वो फील्ड करना चाहते हैं एज कैंडिडेट्स, नवाज लीग खास तौर पर क्यों ये चाहती है कि बल्ले का निशान ना हो? अगर वो इतने पॉपुलर हैं सियासी मैदान में, आपको लगता है कि वो शिकस्त नहीं दे पाएंगे पीटीआई को? नहीं, नवाज शरीफ खुद तो मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नवाज शिकस्त खुर्दा है, उसकी जहनीत ही शिकस्त खुर्दा है। वो जो बात ही करते हैं वो टारगेटेड करते हैं और वो उसी पे उतरे हुए हैं जो कि ये फितना है, इसको पहले आप अंदर करो, इसको लॉकअप करो। ये मरियम बीबी कहा करती थी कि अपने जलसों में कि फितने को पहले लेवल प्लेइंग फील्ड कब होगी और मियाँ साहब कब वापस आएंगे। जब फितना अंदर होगा, फितना गिरफ्तार होगा, फितने को सज़ा होगी और वो जेल में होगा और उसकी पार्टी में भी उधर ही जा चुकी होगी। तो मरियम ने खुद ये प्रिस्क्राइब किया था। हालांकि मरियम को मैं समझता हूँ कि वो फिर भी इन मर्दों से ज़्यादा दलेर है, क्योंकि वो एक बेटी आके और अपने बाप की बड़ी कड़ी सियासत यहाँ करती रही, जबकि उसके दोनों भाई वो छुपे रहे वहाँ लंदन में। एक भी नहीं आया, ना वालदा की के फौत होने पे, ना दादी के फौत होने पे, वो किसी सूरत दो भाई आए ही नहीं। तो ये मरियम ही लड़ाई लड़ती रही है, जंग लड़ती रही है, या जद्दोजहद करती रही है, जंग नहीं कहना चाहिए सियासत में, पर जद्दोजहद करती रही है और बड़ी जलसे करती रही है। इसने क्रेडिट अर्न किया है। पर ये उनमें मनफी सोच है कि पहले गलियां हो जान संजियां ते विच मिर्जा यार फिरे, पहले सारा सबको मार दो, ख़त्म कर दो, और फिर मिर्ज़ा यार जो है हमारा नवाज़ शरीफ जो है फिर उसमें फिरेगा। नवाज़ शरीफ को एहसास हो रहा है कि वोट नहीं है इन रियलिटी, नून लीग के रह गए, और उस वजह से वो परेशान है, शक्ल से ही परेशान लगते हैं। सही। एतजाज हसन साहब, एक वजाहत ज़रूर कीजिएगा कि बार बार हर चौथे पाँचवें दिन, एक हफ्ते के बाद एक खबर चलती है कि एतजाज हसन साहब जो है वो बड़ी जल्द पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करने लगे हैं। इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि आपको ऐसी कोई ऑफ़र है, आपने अपना कोई जहन बनाया इस हवाले से या नहीं? नहीं, मेरे दोस्त कई हैं जो कहते रहते हैं कि जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मेरी उम्र नहीं है पार्टियां बदलने की। वैसे ही पीपल्स पार्टी में अंदरून पार्टी मेरे इख्तलाफात कुछ हो सकते हैं, पर ऐसे भी नहीं है कि मैं उनको ज़ाहिर करूं, पब्लिकली करूं। हम बैठे दोस्त आपस में, मैं बैठे हूँ तो राय मुख्तलिफ हो सकती है। सही। पर इसमें कोई मेरा इरादा नहीं है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ खान से ज़्यादती हो रही है, खान वहाँ मेरा 60 साल से हमसाया भी है, दोस्त भी है, और खान के साथ जहाँ ज़्यादती हो रही है वहाँ मैं पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अगर उस पर ना बोलने की हो तो मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ज़्यादती जिससे हो रही हो और इलेक्टोरल ख़ास कर जिसके साथ पाकिस्तान की सियासत पे गहरा असर पड़ सकता हो और मनफी असर पड़ सकता हो, यानी पाकिस्तान में अगर इलेक्शन होने ही जा रहे हैं तो वो उसको राजा जो सुल्तान है, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए तो वो तो बहुत ही जानिबदार शख्स लगता है। सही। और उसने जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतों को चलने दे रहा है, क्योंकि ये उसका इख्तियार है, उसका अपना इख्तियार था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, ना सिर्फ इख्तियार था बल्कि जिम्मेदारी थी, बल्कि फ़र्ज था कि 90 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की इलेक्शंस हो। वहाँ बहरूपी बैठे हुए चला रहे हैं, क्योंकि वो कोई निगरान नहीं है 90 दिन के बाद।
तो उससे कोई मुझे नेकी की उम्मीद नहीं है। राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो अगर वो करेगा ऐसी बात और ज्यादती करेगा किसी भी जमात से, और इतनी ज़्यादा ज्यादती कि आप पकड़ के जेल में डाल दें और कहें कि जी अब इलेक्शन कराओ, और उस पर सारे केस, जो 4 केस मैंने देखे हैं इमरान पे, उनमें से एक भी नहीं बनता। साइफर सिफर है, वो जो तोशा खाना है, तोशा खाना पे डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस देखोगे, वो वही डिफेंस है। डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस क्या है वो सारी सामने पेश करें। शौकत अजीज़ के ज़माने की, ज़फ़रुल्लाह जमाली की ज़माने की, जुनेजो साहब की जो ज़माने की, और दीगरान सारे नवाज शरीफ के ज़माने की, तो आप देखेंगे कि वज़राए आज़म क्या करते रहे और क्या इख्तियार उनका रहा है। फिर आप बताएंगे कि इसने गलत किया या सही किया। वो जो 190 मिलियन पाउंड का केस बनाया हुआ है, वो क्राइम एजेंसी ने बड़े उसमें बरी किया सारे पाकिस्तान को, और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बरी हो गए, हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल गया है। वो इसी में उनके 42 मिलियन पाउंड के कितने थे, वो हाइड पार्क 1 इनके हाथ, इनकी तरफ से गया हुआ था मलिक रियाज को। तो ये अब अपने लिए एक और पैमाना, और वो अलकादर ट्रस्ट भी, जिस तरह ट्रस्ट है ये शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल्स का, उसी तरह ये ट्रस्ट है, कादर ट्रस्ट है। इसमें इमरान खान क्या पैसे बना सकता है? अगर उसने बनाने होते तो वो ट्रस्ट जो शौकत खानम का इतना खड़ा है, अरबा रुपए उसके पड़े हैं उसमें, उसके साथ पेशावर में बना रहा है, कराची में बना रहा है कैंसर हॉस्पिटल। मैंने तो ऐसी, मैं भी इंडिविजुअल हूँ, एक इंडिविजुअल इतने बनाता, एक फ़र्द इतनी बड़ी बड़ी चैरिटीज़ क्रिएट करता और उनको बड़े सिस्टमाइज तरीके से चलाता, कहाँ देखा है? सही सही। एतजाज कंपनियाँ बड़ी बड़ी एंग्रो जैसी कंपनियाँ वो नहीं बना सकती इतने बड़े बड़े, तो कुछ तो है उसमें भी। सही। एतजाज साहब, अब ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एतजाज अहसन साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया पीटीआई की तरफ से, उसके जवाब में फिर एक प्रेस रिलीज़ आई और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक हंगामा उस बात पर बरपा हुआ। मौजूदा सूरत हाल में जाहिर है कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने में हर एक का किरदार होना चाहिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या तवक्को रखते हैं? काजी फाइजी साहब के हवाले से वैसे भी बुनियादी इंसानी हकूक, उनके खतूत, वो जो गुफ्तगू करते रहे हैं, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन एज ए सिटीजन? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं काजी साहब से इस वक्त? मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी और मैंने बड़ा ये कहा था कि चीफ जस्टिस कोई भी हो, हमारी रेड लाइन है चीफ जस्टिस के बारे में, ईद और रेड लाइन, हम उन पे आंच नहीं आने देंगे। और अभी भी नहीं है कोई ऐसा इरादा हमारा तब्दील, मेरा भी तब्दील नहीं हुआ कि कोई समझे कि काजी फैज़ ईसा से साहब कोई खिलवाड़ किया जा सकता है तो हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे। लेकिन मुझे ज़रा मायूसी हुई, मैं अपनी ही बात करता हूँ। हमने एक पिटिशन, बल्कि मैंने एक पिटिशन की थी जिसमें ये इनके खिलाफ फौजी अदालतों के खिलाफ, और वो सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर ली और हम कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। ये अपने सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा मेरे वकील थे, उन्होंने बहस की। अब वो उस गवर्नमेंट ने अपील की भी है, वो लगा नहीं रहे। अच्छा, एक मैंने पिटिशन की है डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ,
वो उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चले हैं, वो लगा नहीं रहे। हालांकि इन्होंने कहा था कि 14 दिन के अंदर अंदर लगेगी हर पिटिशन, अब वो नहीं लग रही, अभी तक नहीं लगी। काफ़ी अरसा हो गया हमें फ़ाइल किए हुए, उसको ऑब्जेक्शन करके वापस कर दिया और दफ्तर ने, हमने अपील भी फाइल कर दी उसके ख़िलाफ़, उस फैसले के ख़िलाफ़। वो लगे और उसको लगना चाहिए पिटिशन को जल्दी। तो ज़रा सही, अगर पीटीआई ने भी ये ख़त लिखा है तो मैं भी इल्तजा कर रहा हूँ आपके ज़रिए, उनका भी पिटिशन्स पड़ी हुई हैं और नहीं लग रही, क्योंकि काजी साहब इस मामले में बहुत रंजीदा थे अपने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कि वो पिटिशन दायर हो जाती हैं जो उनको लगाते नहीं, उजलत से नहीं लगती। सही। एतजाज साहब, आपने इंतखाबात केस का फैसला भी पढ़ा होगा, उस पर जो एडिशनल नोट, इजाफी नोट जस्टिस अतर मिनल्ला का आया वो भी देखा होगा, और वो ये बात तो हो रही है कि आइन शिकनी हुई। 7 नवंबर के बाद गुजरने वाला हर दिन आइन शिकनी तस्वुर हो रहा है। 90 दिन से इंतखाबात बाहर चले गए हैं। इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी 90 दिन से बाहर जा चुके। इस तमाम फैसले में आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बीइंग दी गार्डियन ऑफ आईने पाकिस्तान, उनको, जिन लोगों ने ये किया, उनको जिम्मेदार भी ठहराना चाहिए था, सजा भी देनी चाहिए थी, सवाल भी करना चाहिए था? जी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए था और लाजमी था। क्योंकि आप देखें ये जो गवर्नमेंट है और पिछली गवर्नमेंट थी, वो इस पे इन्हिसार करती थी कि एक आर्टिकल 254 है। वो कहते थे कि 254 ये कहता है कि अगर कोई जाए काम मियाद के बाद हो जाए तो वो फिर भी जायज़ है, अगर मियाद गुजर भी गई हो, कोई इसकी कैद नहीं है। वो कैद है, वो कैद है, लेकिन वो ये कहती है कि अगर किसी वजह से, किसी वजह से या किसी बहुत बड़ी मजबूरी से ये आपसे वक़्त की लिमिट गुजर जाए, मियाद गुजर जाए, और फिर भी आप वो करेक्ट काम कर दें, 10 दिन बाद हो जाए इलेक्शन, 90 दिनों से 100 दिनों में हो जाए, तो वो आपको इजाज़त वो सुप्रीम कोर्ट दे देगा, उसको इम्यूनाइज कर देगा। लेकिन ये इसमें उसकी तहत ये लाइसेंस नहीं लिया जा सकता कि जी मुझे कहा जाए कि आप जाके जाओ ये जुर्म करो, आप जाओ जुर्म कर लो, बाद में हम ठीक कर लेंगे। दानिस्ता तौर पे आप उस लिमिट को नहीं क्रॉस कर सकते। ना दानिस्ता तौर पे या किसी मजबूरी के तहत कर ले तो कर ले। कोई तूफान, साइक्लोन आ गया था ईस्ट पाकिस्तान में, पोस्टपोन हो गई थी इलेक्शंस, वो पूरा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान ही डूब गया था। इतना बड़ा साइक्लोन 1970 में आया था। तो आर्टिकल कहाँ तूफान आया है, आर्टिकल 254 चौधरी साहब तो तब इन्वोक होगा ना जब इलेक्शंस हो जाएंगे। अभी तो सवाल है कि इलेक्शंस नहीं हुए। 8 फरवरी के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब ये पत्थर पर लकीर है, और मैं सुन रहा था फैसल वावडा साहब को, वो ये कहते हैं कि पत्थर पर लकीर सिर्फ अल्लाह की जात है, बाकी जो लकीरें हैं उनको मिटाया भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, टेढ़ा भी किया जा सकता है और फाड़ा भी जा सकता है। आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इस 8 फरवरी के हवाले से कोई मामला आगे पीछे करने की कोशिश करता है तो फिर वो डट जाएंगे इसके ऊपर और सख्त कोई फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से? डटना चाहिए। अब वैसे मुझे इतनी उम्मीद नहीं है, पर डटना चाहिए। मैं आपको इसको एक और हवाले से बताऊं कि 254 जो है ये एक ढाल है, ये एक तलवार नहीं है कि रास्ता काट के आप मियाद को से निकल जाए बाहर। ये ढाल है कि अगर आप निकल चुके हैं मियाद से बाहर और आपको पूछा जाता है कि ये आपने इलीगल काम क्यों किया, तो आप कहते हैं जी ये मजबूरी थी या हमें वाकई नहीं पता लगा। अब दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है पंजाब के 90 दिन हो गए, खैबर के 90 दिन हो चले हैं, आप बंद करें। अब चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि तारीख गुजर गई है 90 दिन की, और आप दानिस्ता तौर पे ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये फिक्स ही कर रहे हैं डेट बियॉन्ड 90 डेज। ये तो आर्टिकल 6 के जिम्मेदारी है इनकी। सर फाइनली बस मुझे ये बता दीजिएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका एक्विटल हो गया एवन फील्ड वाले मामले पर, जो उनकी बरियत के खिलाफ
अपील थी वो भी वापस हो गई। इसके अलावा अब अल अजीजिया का केस 7 दिसंबर को लगा हुआ है। ये अगर एक के बाद एक बरियत हो जाएगी, आपको लगता है कि अगर 16 तारीख को शेड्यूल आ जाता है तो बाय 22 या 23 दिसंबर जो आखिरी तारीख है नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने की, मियां साहब अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के? मियां साहब अहल नहीं होंगे जी, अहल नहीं होंगे। अहल इसलिए नहीं हो सकते कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत आइन की तशरीह करते हुए ये कहा है कि ताहयात उनकी नाअहली है। अब उसको उस ताहयात नाअहली को ख़त्म करने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि आइन में तरमीम हो। आइन में तरमीम के बगैर नहीं हो सकते, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट नाअहल करता है किसी को ताहयात, तो उसका मतलब है कि वो उन्होंने जो तशरीह की है आइन की, वो ताहयात ये नाअहली है। सही। अगर आइन के मानी है ताहयात नाअहली, तो उस मानी को आप नहीं बदल सकते मासवाए एक आइनी तरमीम के ज़रिए। आइनी तरमीम नहीं हो सकती क्योंकि कौमी असम्बली नहीं है। कौमी असम्बली में 2 हो और फिर 2/3 अक्सरियत हो, और फिर सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत हो, फिर वो आइनी तरमीम हो सकती है। जब तक वो आइनी तरमीम नहीं होती, मियाँ साहब अहल नहीं है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज अहसन साहब हमारे साथ थे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।